फ्रेंड्स, मैं आकाश दास। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि हमारी क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स होते हैं। उसमें होते हैं सॉलिड स्टेट्स, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। अब मैं ये पूरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। इसमें क्या है कि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को करेंगे, क्लास 12 हो, क्लास 11 हो, अब जिन क्लास के बच्चे हो, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को अप्रोच करते हैं तो आपको अपने माइंड में ये मेंटलिटी रखनी पड़ेगी कि एक फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जिसको आपको याद नहीं रखना। एक दो पार्ट्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, एक दो सेक्शन है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, पर पूरा जो सेक्शन है उसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है। आपको क्या चाहिए? कंसेप्शन क्लैरिटी। क्या चाहिए? कंसेप्शन क्लैरिटी। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बस एक ही मंत्र है भैया। उसमें क्या है कि जो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा, आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर को एटलीस्ट 2 बार रीडिंग मारनी पड़ेगी। याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस रीडिंग मारो, समझो चैप्टर को। एक बार समझ गए, कंसेप्शन क्लैरिटी आ गई, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पॉइंट से, कौन से सेक्शन से, एक एक चैप्टर के कौन से नीच से हमारी मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम क्या, सारे क्वेश्चन ही उस पॉइंट से आते हैं, उस सेक्शन से आते हैं केमिस्ट्री के। तो वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर को 2 बार पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, कौन सा चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम करेंगे सोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो ओके, तो सोल्यूशन में क्या है, ये जो चैप्टर मैंने तो आपको पहले से ही बता दिया है कि अगर कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका कंसेप्शन क्लियरिटी आपको आनी चाहिए और उसके 2 बार तो रीडिंग मारना ही पड़ेगा। कंसेप्शन क्लियर हो गया, 2 बार रीडिंग मान ली। अब आते हैं कौन से पॉइंट्स में से ज़्यादा मार्क्स एग्ज़ाम पे आते हैं। ओके, तो ये जो चैप्टर आप खोलेंगे तो इसमें से 2 जो लॉ आपको एकदम फर्स्ट में मिलेंगे, वो 2 लॉ है हेनरिच लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। क्या 2 लॉ है? हेनरिच लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। इस लॉ को पढ़ने के बाद हमें इसको कैसे व्यू करना है अपने क्वेश्चन पैटर्न के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ से कुछ नहीं आते, कुछ नहीं आते, मैं बोलूँगा कुछ नहीं आते, बिकॉज यहाँ से बस डेफिनेशन को पढ़ना है और 1-2 न्यूमेरिकल्स रेयरली आ जाते हैं। ओके, 1-2 न्यूमेरिकल्स रेयरली आ जाते हैं। ओके, तो डेफिनेशन को पढ़ना पड़ेगा और कंसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो जो लॉ है, इस लॉ के ऊपर ही बेस करके ये चैप्टर पूरा पढ़ाया गया है। तो ये लॉ तो आपको आना ही पड़ेगा। ओके, ये लॉ का डेफिनेशन टर्म टू टर्म आपको याद रहना पड़ेगा और लॉ आपको आना पड़ेगा और 1-2 न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। हो गया। फिर आते हैं नॉन आइडियल एंड आइडियल सोल्यूशन पे। ओके, सो नॉन आइडियल एंड आइडियल सोल्यूशन का क्या फंडा है? तो ये जो पार्ट है ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है और बहुत ही छोटा पार्ट है। तो इसमें से हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कंसेप्शन क्लैरिटी तो आनी चाहिए, बता दिया। फिर क्या पढ़ना पड़ेगा? हर एक सोल्यूशन के, मैं पहले बता देता हूँ, ये जो नॉन आइडियल आइडियल सोल्यूशन है ये 3 सोल्यूशन के बेसिस पे है। मीन्स एक आइडियल सोल्यूशन हो गया, नॉन आइडियल सोल्यूशन के 2 पार्ट हो गए, पॉजिटिव डेविएशन वाला, नेगेटिव डेविएशन वाला। ओके, क्लियर। सो हर एक सोल्यूशन के एक ग्राफ्स है, रेस्पेक्टिव ग्राफ्स हैं। तो वो ग्राफ्स को आपको अपने हाथ से एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ एग्जाम पे नहीं आएंगे, पर कंसेप्शन क्लैरिटी के लिए वो ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। हो गया ग्राफ ड्रॉ, समझ गए सब। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। हर एक सोल्यूशन के, हर एक आइडियल हो गए, पॉजिटिव डेविएशन वाले हो गए, नेगेटिव डेविएशन वाले हो गए, हर एक सोल्यूशन के मिनिमम 2 एग्जाम्पल आपको याद रहने पड़ेंगे। तो अगर आपके मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स याद है तो भाई ओके है। इसमें से एग्जाम्पल्स के अलावा और कुछ आता नहीं है। फिर आते हैं एजियोट्रोप्स पे। अब एजियोट्रोप्स भी एक टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है, एक स्टेट है सोल्यूशन का। ओके, तो ये भी थ्योरी पार्ट है। इसमें से न्यूमेरिकल्स तो कुछ नहीं है। तो इसमें से क्या होंगे आपको दे देंगे, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। आपके डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजियोट्रोप मिक्सचर किसको कहते हैं, ये डेफिनेशन जो बुक है उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करी गई है इस डेफिनेशन को लिखने के टाइम, तो वो डेफिनेशन की टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए।
कंसेप्शन क्लैरिटी आनी चाहिए और एक एग्जाम्पल आना चाहिए, बस हो गया। कोई ज़्यादा को भारी पार्ट नहीं है ये। अब आते हैं इस चैप्टर के मेन पार्ट पर, मतलब बाप पार्ट पर, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब मैं बता देता हूँ, अगर कोई साल ऐसा आए कि आईएससी पे सिर्फ एक क्वेश्चन आए, ये जो चैप्टर है सोल्यूशन चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन आए, तो वो कौन से पार्ट से आएगा? वो ये पार्ट से आएगा। ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से क्या है, इसमें अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खोल के देखेंगे तो बहुत पेजेस है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या ग्रैप्स करना पड़ेगा। पढ़ना तो सब पड़ेगा, पर एट लास्ट कंक्लूजन में क्या चाहिए हमें? तो वो चाहिए है ये 4 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले? ये 4 फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। P0 माइनस पी बाई P0 इक्वल्स टू एक्स, एक फॉर्मूला। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1। डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 बाई M2 W1। ये जो डेल्टा टी बी और डेल्टा टी एफ है, इसके स्ट्रक्चर्स एकदम सेम है, यहाँ का के का वैल्यू डिफरेंट है, पर ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल सेम है, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। तो ये जो 4 फॉर्मूले हैं, अगर ये आपको याद हो जाते हैं, आप समझ जाते हैं कंसेप्ट को, तो बस अब आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल्स बार बार प्रैक्टिस कर ले जाइए। जितना न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्ट्रांग होगा। और इसमें से ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आते, पर टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। मीन्स ये टाइप है, मीन्स बहुत सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, पर उसमें से कोई इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो मैं बाद के वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा कि कौन से कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जो इस पार्ट से आईएससी में आते हैं और क्या नीट में आते हैं। ओके, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा। और मैं एक बात बता दूँ, इस हर एक फॉर्मूले के साथ जो है एक ग्राफ है, उस ग्राफ को भी आपको हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा। वो ग्राफ एग्जाम पे नहीं आएंगे, पर भाई ग्राफ हाथ से ड्रॉ करेंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। हो गया। फिर आते हैं हमारे वेंट ऑफ फैक्टर पर। अब वेंट ऑफ फैक्टर क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय आई। ये समझ लीजिए, ये भी थोड़ा सा कंसेप्ट है, पढ़ना पड़ेगा। इसमें से 2 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद हो जाएंगे वेरी इजीली। अब इसके एप्लीकेशन कहाँ होता है वो समझिए। वेंट ऑफ फैक्टर इस फॉर्मूले के ऊपर ही अप्लाई होता है। ये यहाँ अप्लाई होता है आई। अगर एग्ज़ाम पे कोई एक न्यूमेरिकल्स दे दिया जाए जिसमें ये वेंट ऑफ फैक्टर अप्लाई है, और अगर आप इस वेंट ऑफ फैक्टर को अप्लाई ना करके पूरा न्यूमेरिकल्स कर दे, तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये वेंट ऑफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या होता है, इस वेंट ऑफ फैक्टर के अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग वेंट ऑफ फैक्टर के वैल्यू होते हैं। जैसे NaCl के होते हैं 2 और ग्लूकोज के होते हैं हाफ। क्यों होते हैं, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। क्या है, NaCl अगर आप 1 मोल NaCl ले लिया, अब उसे पानी में डिज़ोल्व कीजिए, तो क्या मिलेगा? Na प्लस एंड Cl माइनस, राइट, Na प्लस एंड Cl माइनस। अब कितने मोल Na प्लस मिलेंगे? 1 मोल। कितने मोल Cl माइनस मिलेंगे? 1 मोल। तो कितने मोल सब्सटेंस हो गए? 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस मिला के 2 मोल। ओके, तो 1 मोल NaCl लिया था, मीन्स 1 मोल सब्सटेंस लिया था, और यहाँ 2 मोल सब्सटेंस हो गए। तो समझे फील आई कि I इक्वल्स टू 2 होता है इसलिए। अब कोई कंपाउंड्स है जो वाटर में जाते, पानी में जाते ही एसोसिएट कर जाते हैं। NaCl के जैसे डिसोसिएट नहीं करते, एसोसिएट कर जाते हैं। जैसे ग्लूकोज ले लीजिए, ग्लूकोज क्या है, वो एसोसिएट कर जाएंगे। अब जैसे ही वो एसोसिएट कर जाएंगे, मतलब अगर 1 मोल ग्लूकोज हमने सब्सटेंस के ऊपर अगर हमने लिया है और उसे पानी में दे दिया, तो क्या होगा? हाफ मोल बच जाएगा, बिकॉज ग्लूकोज डाइमर बन जाएंगे। तो यहाँ आई का वैल्यू हाफ हो जाएगा। तो ये है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर। तो बेसिकली सोल्यूशन चैप्टर बहुत इजी है, इसमें से बस इतना सा ही आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। ओके, कुछ नहीं आता। तो ये तो हो गया हमारा सोल्यूशन चैप्टर। अब आते हैं बाद के चैप्टर पे। अगला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब जो मैंने पहले ही बताया था, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये बहुत लेंथी चैप्टर है। अब लेंथी है तो डरना नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसके जो कंसेप्ट्स है वह बार बार भूल जाएंगे। तो ये जो चैप्टर है ये 2 बार रीडिंग मारने से कंप्लीट नहीं होगा, इसको आपको इंटरवल में करना पड़ेगा।
2 बार पहले रीडिंग मान लिया, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, रख दीजिए। 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर और एक बार इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ये चैप्टर भूल जाएंगे। बहुत लेंथी चैप्टर है और कंसेप्ट इसके बहुत ज़्यादा है और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ओके, इसके कंसेप्ट क्या रहना चाहिए? स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, राइट। अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे। तो जो इनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको तो मैं बाद में बताऊंगा। मैं पहले बता दूं, इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशंस आपको बताऊंगा। वो हर एक डेफिनेशंस के ठीक ठाक टर्मिनोलॉजीज जो बुक में अप्लाई किए हैं, वही टर्मिनोलॉजी आपको अपने एग्जाम के कॉपी में अप्लाई करने पड़ेंगे, फिर ही आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर पाएंगे, वरना नो चांस। ओके, तो पहले तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, फिर आते हैं लॉज पे और इक्वेशंस पे। तो ये जो है वो है नर्स इक्वेशन। ये बड़ा सा इक्वेशन है। इस इक्वेशन का आपको याद करना पड़ेगा। इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ, वो डेरिवेशन याद नहीं रखना है, बट देखना है, और इक्वेशन को आपको याद रखना पड़ेगा। इसके ऊपर बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्या है, क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। कोई भी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ओनली न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स आपको करना पड़ेगा नर्स इक्वेशन से। फिर आते हैं कंडक्टिविटी एंड सेल कॉन्स्टेंट्स। कोई थ्योरी नहीं है, बहुत ज़्यादा थ्योरी बुक में लिखा हुआ है। उतना थ्योरी तो आप फिजिक्स में ही पढ़ लेंगे, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, इस पार्ट में थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, वो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को देखिए, टिक कीजिए। आप उस फॉर्मूले के ऊपर अपना न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जितना न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना ही आपका अच्छा है। तो हो गया कंडक्टिविटी ऑफ सेल एंड सेल कांस्टेंट। फिर आते हैं मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये जो पार्ट है थोड़ा कंफ्यूजिंग है और इनके जो डेफिनेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, याद रखने ही पड़ेंगे। क्या क्या? मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस डेफिनेशन should be memorized minutely and perfectly। समझ आया? तो हो गया। फिर जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर क्या होता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स आपको करना पड़ेगा। तो क्या क्या 3 चीजें मैंने बोले इसके ऊपर, ये जो है मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, डेफिनेशन, राइट टर्मिनोलॉजी के को लेकर हो गया। फिर क्या करना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आनी चाहिए। और फिर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। एक टाइप के नहीं आते, अलग अलग टाइप के आते हैं। आपके बुक में आ जाएंगे, एग्जाम्पल्स भी होंगे आपके बुक के एक्सरसाइज पे हो, बैक एक्सरसाइज पे हो, अंदर के एग्जाम्पल्स पे हो, वो होंगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आ जाते हैं एक क्वेश्चन। तो इतना तो हो गया। अब तक आपने समझ लिया इस चैप्टर में क्या है। कोई भी अलग से एक मैथमेटिकल पार्ट और थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, दोनों मिक्सअप है। थ्योरी मैथमेटिक्स दोनों ही बहुत स्ट्रांग होने चाहिए इस चैप्टर के। इसमें से और भी डेफिनेशंस होते हैं, जैसे रिएक्शन पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ट होता है। चार्ट आप याद नहीं रख सकेंगे, पर कोई थोड़े एग्जाम्पल्स हैं, एक एग्जाम्पल है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, पर याद आपको रखना पड़ेगा। फिर होता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं जब इस चैप्टर के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो में मैं डिटेल बताऊंगा कौन से डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा, कौन से नहीं इंपॉर्टेंट है, कौन से एग्जाम पे आ गए हैं, और थ्योरी भी बहुत क्लियरली डिफाइन होगी उस वीडियो पे। तब तक के लिए मैं मेन पार्ट्स में फोकस कर रहा हूँ। ओके, तो फिर आते हैं अपने कोलरॉस लॉ पे। ये भी एक लॉ है, ये भी एक क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स एक तो आते, मेरे टाइम में भी आया था, मेरे सीनियर्स के टाइम में भी आया था। हर एक साल एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स यहाँ से दे देते हैं कोलरॉस लॉ से। तो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, डेडली इंपॉर्टेंट जो लोग। ओके, सो कोलरॉस लॉ हो गया। फिर आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या पढ़ेंगे, आप इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ेंगे फैराडेज। क्या पढ़ेंगे, फैराडेज का 2 लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो ये 2 लॉ है, इसके ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या है। ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, पर हम इस चैनल पे इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। ओके,
तो यहाँ से आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या है। याद रखने की जरूरत नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री को याद कोई नहीं करता, समझना पड़ेगा। तो एक बार आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रोलाइसिस का जो लॉ होता है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, वो क्या है, तो आप क्लियर कर सकेंगे। और इसमें से भी क्या होता है, बस न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, डेफिनेशन आ सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ का डेफिनेशन आ सकते हैं, रेयरली आते हैं, पर न्यूमेरिकल्स आएंगे ही, मैं बताता हूँ, न्यूमेरिकल्स आएंगे ही। ओके, और लास्ट जो है वो है सेल। ये तो रट्टा मारने की पार्ट है, इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। इस जो लास्ट का सेल पार्ट है, रट्टा मारने पड़ेगा। रट्टा कैसे मारे, सेल के नाम याद रखिए, उसके एग्जाम्पल्स याद रखिए, नाम और एग्जाम्पल्स। क्या करना पड़ेगा, नाम और एग्जाम्पल्स। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पर नाम और एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे। अब जो है मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, इसे गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, ये है हमारा गैल्वेनिक सेल। ओके, अब ये जो है वो है अपना एनोड, ये जो है अपना कैथोड, इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब ये जो पार्ट है, ये जो कंटेनर है, इसे कहते हैं हमारा ऑक्सीडाइजिंग सेक्टर, और ये हमारे रिडक्शन सेक्टर है। ओके, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग पार्ट है, ये हमारा रिडक्शन पार्ट है। अब इसका जो मैकेनिज्म है, जो कंसेप्ट है, वो बहुत बड़ा है, बहुत एलाबोरेटली समझना पड़ेगा आपको। तो मैं बाद वाले वीडियो में, फ्यूचर के आने वाले वीडियो में, ये जो पार्ट है, ये जो पूरा कंसेप्ट आपको बताऊंगा, इसको छोड़कर भी बहुत सारे एक्स्ट्रा कंसेप्ट है। तो ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये पॉइंट्स तो मस्ट, जैसे नर्व्स इक्वेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने पॉइंट बताया, इसमें से आएंगे क्वेश्चन, आएंगे, ये जो मैंने पॉइंट बताया, तो करते रहिए। अब आते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स पे। ओके, अब आते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स पे। तो पहले तो मैं ये पार्ट बता देता हूँ, फिर मैं इस पार्ट पे आऊँगा। ओके, पहले तो मैं ये पार्ट बताऊँगा, फिर मैं इस पार्ट में आऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो है ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, इसको करने के लिए आपको इस चैप्टर में आपको बहुत सारे डेफिनेशन मिलेंगे, और हर एक डेफिनेशन को सेम इम्पोर्टेंस देना है, बिकॉज हर एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर एक बोल के कि आप सब डेफिनेशन पढ़े ना, सब डेफिनेशन नहीं, कुछ कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस है, मीन्स मैक्सिमम डेफिनेशंस है, जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। सो मैं बता दूँगा, मैं जब इस चैप्टर के ऊपर डिटेल वीडियो लाऊंगा तो मैं बताऊंगा कौन कौन से डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो एग्जाम पे आते हैं। तो डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे, बहुत माइन्यूटली टर्मिनोलॉजी को अप्लाई, हर एक टर्म को आपको देखना पड़ेगा, बहुत माइन्यूटली। ओके, मैं बात आपको ऑल ओवर केमिस्ट्री के लिए बता देता हूँ। जो है, अगर आप आईएससी के स्टूडेंट हो तो आईएससी का करके मैं बताता हूँ कि आप आईएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाएं, और उसमें से क्या करें, आईएससी का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, बुक का नहीं, जो आईएससी के बोर्ड में दिया हुआ है केमिस्ट्री का सिलेबस, उसको अपने पीडीएफ डाउनलोड कीजिए अपने फ़ोन पे, लैपटॉप में, जो भी आपका है, कर लिया। अब आप देखिए कौन से डेफिनेशंस वहाँ पे हैं, उस डेफिनेशंस को आप पढ़िए, बिकॉज वो ही डेफिनेशन आएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उसके अंदर से हर एक डेफिनेशंस को आपको सेम इम्पोर्टेंस देने होंगे, बिकॉज कोई भी डेफिनेशन आ सकता है। हो गया। तो फिर आते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स बेस्ड पार्ट पे, बिकॉज इसमें से डेफिनेशन तो आते ही है, इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैंने पहले ही वीडियो में बोल दिया है क्या कि केमिकल काइनेटिक्स ये भी एक बाप चैप्टर है अपने फिजिकल केमिस्ट्री का। ओके, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये जो यूनिट्स है, हर एक रेट कांस्टेंट के अलग यूनिट्स होते हैं, और उसका एक जनरलाइज्ड फॉर्म भी है। तो हर एक फर्स्ट 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर तक आप याद कर लीजिए। फिर एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, उसको आप याद कर लीजिए। दोनों याद हो गए, बस हो गया हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब आते हैं क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे हमारे तो कुछ एक डेरिवेशन होते हैं, उस डेरिवेशन को आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डेरिवेशन आपको आना चाहिए, वो डेरिवेशन आपको आना चाहिए। फिर क्या करना है, फिर देखना है अपना हाफ लाइफ। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, डेरिवेशंस हो गए, इसके बाद क्या करें भैया, इसके बाद क्या करना है, आपको हर एक टाइप का न्यूमेरिकल्स
पैटर्न देखना है कि कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं, बिकॉज ये जो चैप्टर है इसमें से बहुत डाइवर्सिटी इस चैप्टर में और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। एक ही कंसेप्ट है पर डिफरेंट एंगल से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो हर एक एंगल के न्यूमेरिकल्स को आपको आना चाहिए। तो ये जो चैप्टर है इसका कंसेप्ट और डेफिनेशन तो याद करना ही पड़ेगा और न्यूमेरिकल्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, बिकॉज हर एक एंगल से न्यूमेरिकल्स आते हैं और हाई अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल्स आते हैं। जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट्स है उसमें से हाई अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से आते हैं। तो बहुत चांसेस है कि ये जो पार्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसमें से आए, हाफ लाइफ से आए और आर्डिनस लॉ से आए, बिकॉज न्यूमेरिकल्स ये जो 3 पार्ट है इसको छोड़ के न्यूमेरिकल्स नहीं आते, इससे ही आते हैं पर क्या है डिफरेंट एंगल से आते हैं। ओके, सो ये जो 3 है न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फॉर ओनली न्यूमेरिकल्स, दिस 3 कॉन्सेप्ट आर फॉर ओनली न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स बोल के इसको छोड़ नहीं सकते कि बस फॉर्मूला देख लिया कर ले, नहीं, पूरा बुक बहुत इंपॉर्टेंस देके पढ़ना पड़ेगा। ओके, पूरा जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंस देके पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कंसेप्ट क्या है पीछे में, क्योंकि डिफरेंट एंगल से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं जिसके लिए कंसेप्ट जरूरी हो। अब आप कोई घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है बहुत हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आते, सेम पैटर्न के ही आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि हाँ इसका सोल्यूशन ऐसे 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 निकलेगा, समझ जाएंगे। पर क्या है पहले जब हम करेंगे तो उसके लिए कंसेप्ट तो ऑब्वियसली जरूरी होता है। तो प्रैक्टिस मेक परफेक्शन, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अगर 3 पार्ट्स क्या क्या मैंने ऑडियो में बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ, आर्डिनस लॉ, फिनिश। अब क्या है इस चैप्टर में बहुत सारे डिफिनेशंस आते हैं, मैं बताता हूँ कौन से डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है? रेट ऑफ इक्वेशन। चैप्टर खोलेंगे तो पहले आ जाएगा रेट ऑफ इक्वेशन, पढ़ लीजिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट, हर एक टर्म को पढ़ लीजिए। ओके, याद कर लीजिए। हो गया रेट ऑफ इक्वेशन। अब आप बताएंगे कि भैया इसमें याद तो हम क्यों करें फिजिकल केमिस्ट्री में? नहीं, डेफिनेशंस को टर्म मैंने बताया कि टर्म जो है याद नहीं कीजिए, बट टर्म अगर आप एक डेफिनेशन डिफरेंट टाइप के लिखेंगे, डिफरेंट सेंटेंस बना के लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए। डिफरेंट सेंटेंस में लिख सकते हैं, बुक का सेंटेंस नहीं आता तो नहीं आता, पर उस सेंटेंस में राइट टर्म्स का यूज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। ओके, तो रेट ऑफ इक्वेशन हमारा हो गया। फिर आते हैं इंस्टैन्टेनियस रेट, याद करना पड़ेगा इंस्टैन्टेनियस रेट। फिर आते हैं फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें से बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें रेट ऑफ रिएक्शंस को, जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। 2-3 नहीं, 4-5 से फैक्टर्स है। साइज ऑफ द कैटलिस्ट हो गया, फिर प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट हो गया, साइज ऑफ द रिएक्टेंट्स हो गए। अगर हम रिएक्टेंट्स को फाइनली डिवाइड करते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो इसमें से क्या होता है रिएक्शन रेट फास्ट हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस से क्या होता है। ये जो फैक्टर्स हैं रेट लॉ, रेट के स्पीड को कंट्रोल करते हैं, तो ये फैक्टर्स आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए। फिर आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन तो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टर्म्स आने चाहिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट टर्म्स। ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन डन। फिर आता है ऑर्डर। अब ऑर्डर कितना होता है? ऑर्डर 0 ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या है वो आपको आना चाहिए, और क्या बताता हूँ। 0 ऑर्डर रिएक्शन के 2 एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 2 एग्जाम्पल और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के 2 एग्जाम्पल। अब क्या है आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, हाँ वो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एग्जाम पे ऐसा दे दिया जाता है कि एक एग्जाम्पल दे दिया, एक रिएक्शन आपको दे दिया, अब आपको उसमें से पूछते हैं कि वो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। तो आपको हर एक एग्जाम्पल को अगर आप याद करके जाएंगे तो बहुत अच्छा चांस है कि आप उसको कर सकते हैं। अगर आप 1-2 रिएक्शन करके जाएंगे तो क्या है कि वो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, राइट, पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, तो उसको आपको नोटिस करना पड़ेगा। और फिर आता है हमारा मॉलिक्यूलरिटी पे। मॉलिक्यूलरिटी और ये जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है इसके डिफरेंस का एक कॉलम है, तो डिफरेंस को पढ़ना पड़ेगा। आता है मॉलिक्यूलरिटी क्या है,
वो पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, बस हो गया कंसेप्ट क्लियर। डेफिनेशन पढ़ने से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आते हैं कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैरियर। अब एनर्जी बैरियर क्या होता है, ओके, कैटलिस्ट कैसे काम करता है, ये जो दो पार्ट है पढ़ना पड़ेगा। और इसका एक ग्राफ होता है, ऐसे ऐसे एक ग्राफ, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं जो बाद में वीडियो बनाऊंगा वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। एक ग्राफ होता है, ओके, उस ग्राफ को आपको स्टडी करना पड़ेगा, उस ग्राफ में क्या है। तो ग्राफ को हैंड से आप अपने हाथ से ड्रॉ कर लीजिए, ओके। ग्राफ एग्जाम पे नहीं आएंगे, पर हाँ ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा केमिकल काइनेटिक्स। अब आते हैं दूसरे चैप्टर में। तो अब हम आते हैं सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर। अभी जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है ये क्या है, ये बहुत सा क्यूट सा बहुत छोटा सा चैप्टर है, जो क्या है आप बहुत इजीली कम टाइम पे कम एफर्ट पे कर सकते हैं, राइट। अब इसमें क्या है मैं बता देता हूँ, जो क्या क्या पार्ट्स है आएंगे। इसमें से बहुत सारे पार्ट लिख रखे हुए हैं, पर जो पार्ट्स है बहुत इजी है टू मेमोराइज एंड टू अंडरस्टैंड बोथ, ओके। तो देखते हैं क्या क्या है। पहले तो आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन के दो पार्ट होते हैं, व्हाट इज एड्सॉर्प्शन। अब एब्सॉर्प्शन नहीं भैया, एड्सॉर्प्शन। क्या एड्सॉर्प्शन, ADSORPTION, एड्सॉर्प्शन लिख लीजिए कॉपी पे। और अगर आपके पास बुक है, बुक रखा हुआ है, तो उस बुक पे टिक मार्क करते जाइए जो जो मैंने बताया। अगर आपने कॉपी पे लिखा है रफली तो बुक पे टिक मार्क करते जाइए, यहाँ पे भी टिक मार्क कर दीजिए, बुक पे भी टिक मार्क कर दीजिए, ओके। तो फिर क्या है, एड्सॉर्प्शन हो गया। अब हमारा आता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और है केमिकल एड्सॉर्प्शन। क्या क्या हुआ, इसके दो पार्ट्स है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब ये क्या है मैं बाद के वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो पे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, क्या बताया, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, राइट। फिर आते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। ये एड्सॉर्प्शन जो कंसेप्ट है, एड्सॉर्प्शन जो कंसेप्ट है उसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे हैं, पर सब याद रखने की जरूरत नहीं है। एक दो एप्लीकेशन आप याद रख लीजिए, एग्जाम्पल में आएंगे, एप्लीकेशन लिख देंगे, मार्क्स आ जाएगा, वेरी इजी। फिर आते हैं व्हाट इज कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या होता है देखना पड़ेगा, व्हाट इज नेगेटिव कैटालिसिस, व्हाट इज पॉजिटिव कैटालिसिस, दोनों ही आपको देखने पड़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ, डेफिनेशन के साथ, राइट टर्मिनोलॉजी के साथ। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। अब टाइप्स ऑफ कैटालिसिस में तो मैंने बता ही दिया कि क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्या क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, राइट। फिर आते हैं हमारे कैटालाइटिक प्रोमोटर एंड इनहिबिटर के ऊपर। क्या है, कैटालाइटिक प्रोमोटर और इनहिबिटर के ऊपर, राइट। अब व्हाट इज प्रोमोटर, एक जो कैटालाइसिस है उसको पावर को एनहांस कर देता है, पावर को एनहांस कर देता है, उसको कहते हैं प्रोमोटर, कैटालाइसिस प्रोमोटर। और जो है इनहिबिटर, वो कैटालाइसिस के पावर को इनहिबिट कर देता है, उसको कहते हैं कैटालिटिक इनहिबिटर। अब इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशन तो बता ही दिया, कंसेप्ट का कोई जरूरत नहीं है, बता ही दिया, जो इतना सही कंसेप्ट है। और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, दोनों के एग्जाम्पल्स, जो जो बुक में सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए, एक दो ही होंगे, सारे पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है एंजाइम कैटालिसिस के ऊपर। अब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो एंजाइम तो जानते हैं, एंजाइम क्या होता है, एक बायोकेमिकल रिएक्शंस को जो कैटालिसिस करता है, एनहांस करता है उसकी स्पीड को, राइट। तो एंजाइम कैटालिसिस उसे कहते हैं, ओके। तो इसमें से बहुत कुछ लिखा होगा बुक में, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन पढ़ो आगे निकलो, हो गया, डेफिनेशन पढ़ो आगे निकलो। मेरे बात का भैया बहुत इंपॉर्टेंस दो, थोड़ा सा ट्रस्ट करो, इंपॉर्टेंस दे देना, ट्रस्ट करो, मुझ पर ट्रस्ट करो, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो बस मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे टीचर भी मुझसे 2 साल से यही बोलते आ रहे हैं। ये जो वर्ड्स है मेरे टीचर ने बोला है, मेरे मेंटर ने बोला है, मेरे फ्रेंड्स ने एक्सपीरियंस किया है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है सब आपको यहाँ पे मिलेगा, ओके। फिर आते हैं हमारा कोलॉइड्स। कोलॉइड्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, कोलॉइड्स। और कोलॉइड्स को डेफिनेशन पढ़ने पड़ेंगे, इसके क्लासिफिकेशन एंड प्रिपरेशंस पढ़ने पड़ेंगे, क्लासिफिकेशंस एंड प्रिपरेशंस पढ़ने पड़ेंगे। तो हो गया इतना, और इसके बाद क्या आएगा,
और अब जो पार्ट है, ये जो मैंने लिखा है इस बोर्ड में, ये इस चैप्टर के हॉटस्पॉट है, ये इस चैप्टर के हॉटस्पॉट है, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन बार बार इस चैप्टर्स में रिपीट करते जाते हैं। इस पार्ट से ये जो 4 पार्ट से, इस पार्ट से ही बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्या क्या पार्ट? गोल्ड नंबर। भाई गोल्ड नंबर का जो डेफिनेशन है बहुत कंफ्यूजिंग है, मेरे लिए तो बहुत कंफ्यूजन था। बहुत माइन्यूटली हर एक पॉइंट को बहुत माइन्यूटली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा व्हाट इज गोल्ड नंबर, डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन। फिर आते हैं टिंडल इफेक्ट के ऊपर और ब्राउनियन मूवमेंट के ऊपर। ये है कि कॉलिजन जो कोलॉइड होते हैं, कोलॉइड पार्टिकल, ओके, कोलॉइड पार्टिकल एक तरह का क्या है, अपना नेचर शो करते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, एक जिगजैग मूवमेंट होता है कोलॉइड पार्टिकल का, वो शो होता है। और टिंडल इफेक्ट, मैं थोड़ा सा टिंडल इफेक्ट के बारे में बता देता हूँ। अगर आप एक पानी लेंगे और उसमें आपको क्या करना है, सॉल्ट मिक्स करना है। आपने सॉल्ट मिक्स कर लिया, अब उस पानी के आर पर अगर एक आप टॉर्च चला दे तो क्या होगा, आपको सॉल्ट मॉलिक्यूल दिखेगा? नहीं दिखेगा, सॉल्ट मॉलिक्यूल नहीं दिखेगा। पर उसी पानी में अगर आप थोड़ा सा मिट्टी दे दे और फिर तुरंत ही एक टॉर्च लाइट जलाए तो क्या होगा, आपको पार्टिकल्स दिखेंगे। ओके, सैंड पार्टिकल्स दिखेंगे। तो सैंड पार्टिकल्स क्या है, जो बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं सैंड के, वो क्या करते हैं, नीचे सब्सट्रेट नहीं पड़ जाते, क्या करते हैं, पानी के साथ वो मिल जाते हैं और एक कोलॉइड रेडी करते हैं। तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल है जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो ये होता है टिंडल इफेक्ट, हो गया। फिर क्या है, इमल्शन। इमल्शन एक कंसेप्ट है, वो आप बुक में जाएंगे तो पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। मैं अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहता बिकॉज लेंदी हो जाएगा वीडियो। और लास्ट में जो है हार्डी-एंड स्पूलजे रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, छोटा सा रूल है, आप पढ़ लीजिए, डेफिनेशन याद कर लीजिए, तो एक एक एग्जाम्पल्स और कंपाउंड के नेम्स हो गए, देख लीजिए, हो गया। ओके, तो ये था हमारा पूरा वीडियो। अब आपको क्या करना है, अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ आया तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पूरा चैनल है, इस चैनल पे सिर्फ केमिस्ट्री के नहीं, बायो और फिजिक्स का भी पार्ट होगा। हर एक चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा, हर एक चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखाए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे, और सिर्फ पढ़ाए नहीं जाएंगे। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड, उससे बाहर का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अगर मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे बोल सकते हैं। ओके, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी बोल सकते हैं, जो मैंने नीचे लिंक पे दे दिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझसे अगर हेल्प चाहते हैं तो मुझे बोल सकते हैं, मैं आपका हेल्प करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।